लोकसभा राज्यसभा जहां पर कार्यवाही एक बार फिर से शुरू कर दी गई है। का विषय तो हाँ बताओ, आप विषय क्या आपका? Sir, before starting the bill, सदन we need a clarification from the government. पटल पर रखे जाने वाले सदन पर पटल पर रखे जाने वाले पत्र, आइटम नंबर 2 श्री जितिन प्रसाद। अध्यक्ष महोदय, टाइम घंटे 1 मिनट। संसदीय कार्य मंत्री जी, आप बैठकर आपस में चर्चा कर लेना। मैंने आप सुनिए ना, ऐसे नहीं होता है। मैंने व्यवस्था 6 घंटे की दी थी। दोनों दल और सब दल मिलकर अभी शुरू होने के 1 घंटे बाद आपस में चर्चा करके और मुझे बता देना। मैंने व्यवस्था पहले 6 घंटे की दी थी, पर संसदीय कार्य मंत्री आप बैठकर चर्चा कर लेना। एक मिनट वेणु जी, एक मिनट वेणु जी, एक मिनट आप मैं बताता हूं सर। आप आपस में आपने घोषणा किया कि इस विधायक पे 6 घंटे का आप टाइम देना चाहते हैं, फिर भी आप सदन के नेता सब मिलकर के बात कीजिए। आपने वहां से एक निर्देशन दिया था। फिर मैंने सब पार्टी के नेताओं से बातचीत किया। आज कांग्रेस के चीफ व्हिप और समाजवादी के हमें चीफ व्हिप और डीएमके के, उसके बाद में एसपी शरद पवार जी का एनसीपी पार्टी, सबसे हमने बात किया। तो सबने कहा कि ठीक है, 6 घंटे को हम 2 घंटे बढ़ा करके 8 घंटे हम चर्चा करेंगे। ये एग्रीमेंट हुआ, सब थे हम लोग। फिर उसके बाद नहीं, फिर अभी मैंने एक मिनट मनिकम टेगोर, आप मनिकम टेगोर को बुला लीजिए, आपका चीफ व्हिप है। गृह संसदीय कार्य मंत्री झूठ नहीं बोलते हैं। यहाँ मनिकम टेगोर था, उनसे बात करके आए थे। और मैं बुलाओ मनिकम टेगोर को। हाँ, मेरे को आपने कहा, मुझे आपने कहा, मैंने आपको कहा, मैंने संसदीय कार्य मंत्री। नहीं, ठीक है, मैं सदन में कहता हूं वेणुगोपाल जी, अगर आप 2 घंटा एक्स्ट्रा चाहिए, सरकार कोई आपत्ति नहीं रखता है। एक बार मिलकर के तय कर लेंगे। अभी स्पीकर साहब ने कह दिया, हम और 1 घंटा बढ़ाने में हमारे कोई आपत्ति नहीं है सरकार। आप बता दें कितने घंटे की बात करना चाहते हैं? नहीं, इसलिए मैंने क्रमवार बोला। पहले आपने 6 घंटे बोला, फिर बाद में 8 घंटे बोला। 8 घंटे के बाद भी और भी समय चाहिए तो हम 10 घंटे के लिए तैयार हैं। ठीक है, ओके, ठीक है। चलिए, प्लीज बैठ जाइए। अब व्यवस्था जम गई। जब बीएससी नहीं होती तो सदन का सेंस लिया जाता है, इसलिए सदन का सेंस बन गया है। ठीक है, आगे बढ़ें। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र, आइटम नंबर 2 जितिन प्रसाद जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 2 पर मेरे नाम के समक्ष उल्लेखित पत्रों को सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 3 श्री रामनाथ ठाकुर। मैं अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की पुनरीक्षित कार्यसूची में क्रम संख्या 3 पर अपने नाम के समक्ष दर्ज पत्र सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 4 श्री नित्यानंद राय। मेघवाल जी। अर्जुन मेघवाल जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से लोकसभा की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 4 पर अंकित दस्तावेज जो श्री नित्यानंद राय साहब के नाम के आगे अंकित है, आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 5 श्री एसपी सिंह बघेल। मैं आपकी अनुमति से आज की लोकसभा की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 5 पर मेरे नाम के आगे उल्लिखित पत्र सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 6 श्री बीएल वर्मा जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज लोकसभा की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 6 पर अपने नाम के सम्मुख अंकित पत्र सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 7 श्री बंडी संजय कुमार। मैं आज की पुनरीक्षित कार्यसूची में क्रम संख्या 7 पर मेरा नाम के सम्मुख लिखित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 8 श्री पवित्रा मार्गेटा जी।
So, with your permission, I rise to lay on the table of the House paper mentioned against my name at serial number 8 of the Ministry of Textiles as per today's revised list of business. आइटम नंबर 9 श्रीमती के कनिमोजी, आप सदन के पटल पर नहीं है। श्री राव राजेंद्र सिंह जी, चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है। आइटम नंबर 10 सर, मैं आप रखना चाहते हैं? अच्छा, रख दें। राव साहब रख दें। आदरणीय अध्यक्ष इशीपुटी, राव साहब रख दें, कोई बात नहीं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज की कार्यसूची में अपने नाम के समक्ष यथा सूचीबद्ध उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के 17वें और 18वें प्रतिवेदन की एक प्रति हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर 10 श्री जितिन प्रसाद जी। Respected sir, with your kind permission, I make a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 195th report of the Standing Committee on Commerce on demand for grants 2627, demand number 10, pertaining to the Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry. आइटम नंबर 11 श्री रामनाथ ठाकुर जी। माननीय अध्यक्ष जी महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची क्रम संख्या 11(1) में वर्णित कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं कल्याण मंत्रालय के लिए कृषि पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण मांग अनुदान मांग संख्या 1 की अस्थायी समिति 7वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में एक सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 12 श्रीमती अनुप्रिया पटेल। Honorable Speaker, sir, on behalf of my senior colleague Shri Jagat Prakash Nadda ji, I rise to move that in pursuance of Section 4G, read with Section 6(3) of the All India Institute of Medical Sciences Act 1956, the members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, one member from amongst themselves to serve as the member of the All India Institute of Medical Sciences Guwahati, vice Shri Pradyut Bordoloi, resignation from Lok Sabha, with effect from 20th March 2026, subject to the other provisions of the said Act. Thank you. प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हाँ गए हैं, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में ना गए हैं, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्यगण, जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति प्रदान की गई, वे व्यक्तिगत रूप से अपने अनुमोदित पाठ को सदन पटल पर रख सकते हैं। आइटम नंबर 14 लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026। माननीय मंत्री जी कुछ रखना चाहते हैं? 1 मिनट में बोल लूँ, 1 मिनट। माननीय मंत्री जी 1 मिनट। माननीय सदस्यगण, आज का दिन हम सबके लिए महत्वपूर्ण है, जब सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों इस विधेयक की चर्चा के लिए सहमत हुए। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन करने का प्रस्ताव करता है। इसका उद्देश्य लोक परीक्षाओं की निष्पक्षता, पारदर्शिता तथा विश्वसनीयता की ओर अधिक सुदृढ़ बनाना है तथा प्रश्न पत्र लीक, संगठित परीक्षा अपराधों एवं अनुचित साधनों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए विधि व्यवस्था को और सशक्त बनाना है। परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता और पारदर्शिता राष्ट्र हित का महत्वपूर्ण विषय है। इस विषय पर व्यापक चर्चा, गंभीर विचार विमर्श इस सदन में होना आवश्यक है। पूरा देश चाहता है कि सभी माननीय सदस्य इस विषय पर सार्थक विचार विमर्श करें, अपने अनुभव साझा करें, अपने विचार रखें और रचनात्मक सुझाव रखें, ताकि हम एक बेहतर कानून बना सकें। कानून जितना बेहतर होगा, मेरा मानना है, परीक्षा प्रणाली के अंदर
विश्वसनीयता और प्रामाणिकता भी हम सुनिश्चित कर पाएंगे। इसलिए मेरा सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है कि हम इस चर्चा को सकारात्मक रूप से संसदीय परंपराओं, नियमों और मर्यादाओं के अनुरूप रखें, ताकि एक अच्छा सकारात्मक देश हमारे देश के युवा विद्यार्थियों के बीच में जाए। माननीय मंत्री महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधक विधेयक 2026 पर विचार किया जाए। आप बोलो, बोलो। Speaker sir, this bill which was introduced yesterday is in fact an amendment to the earlier bill, Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024, which was also brought by this government, and not only brought, it was perhaps the first of its kind in the history of independent India. The earlier bill and the amendment today are, in a way, a reaffirmation of this government's deep commitment to safeguard the welfare of the students and the youth of this country. And at the same time, it is also a reiteration of Prime Minister Modi ji's resolve not to allow anyone to compromise with the future of the children of Mother India. And therefore, this bill can be described in a way as a milestone legislation in the history of Indian Parliament. अब ये जो एग्जामिनेशन को लेकर के तरह तरह की वारदातें होती रही या पेपर लीक भी होता रहा, ये केवल किसी एक प्रदेश या एक प्रांत तक सीमित नहीं रहा। ऐसा पहले भी होता था। अलग अलग पार्टियों की सरकारें रही, अलग अलग प्रदेश रहे। सूची लंबी है, लेकिन केवल याददाश्त ताज़ा करवाने के लिए कुछ एक ऐसे वारदात जो बहुत ज्यादा समाचार सुर्खियों में रहे। 2019 में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का एग्जामिनेशन, वो भी इन्हीं कारणों से, लेकिन शायद उस समय उस तरह की कार्रवाई नहीं की गई जिस तरह की अब प्रस्तावित की जा रही है। 2011 में ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2009 में हो गया। 2012 में 2009 में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, 2011 में वेणुगोपाल जी, by changing figures or digits, you cannot change the record. So it is on record 2009 Railway Recruitment Board. 2011, I'll go on and on. The list is very long then. 2011 All India Engineering Entrance Examination. 2012 AIMS New Delhi Entrance Paper Leak. 2013 Maharashtra Secondary Certificate Examination. So, if I go on and on, then I will not be able to talk about the bill as such. But the list is okay. 2010. Okay, if that satisfies. Oh, if that satisfies you, you are welcome. You are welcome. You are welcome. 2010 B.Ed Entrance Examination, Uttar Pradesh. 2012 Tamil Nadu Public Service Commission. I can go on till you are satiated. 2009 West Bengal Joint Entrance Exam. So therefore,
it was realized by this government that we need to have an exclusive legislation. उसी पर आ रहे हैं. I am following a chronology. Unfortunately, the chronology starts from the earlier times. और इसलिए ये सोचा गया कि ओवरऑल पब्लिक एग्जामिनेशंस को लेकर के एक व्यापक सामूहिक व्यवस्था विधेयक लाया जाए. भारत सरकार में 4 प्रमुख रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं, यूपीएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनल. और इसी तरह से हायर एजुकेशन एडमिशंस के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसका गठन भी 2017 में किया गया था इसी सरकार द्वारा. अब आप कह रहे हैं कि डेट्स क्यों बता रहा है? वो इसलिए कि 2092 में 1992 first time there was a recommendation made to the government of India, then headed by the Congress party, that there should be a common testing national agency. It was 1992. Then in 2010, during UPA rule, there was again a committee which suggested, I don't know why this was not given due consideration, for whatever reasons and for whatever interests. So I think you must compliment Prime Minister Modi and this government. It has finished an unfinished task which you should have accomplished. और इसलिए for the first time in 2024 this bill was brought in. It was brought in the month of January 2024, enacted in February 2024, implemented in June 24 and notified also the same month. अब इस विधेयक के जो मूल उद्देश्य थे और basic objectives, to give more credibility and transparency to examination in whatever form, to reassure the students that they would be rewarded for their genuine, sincere efforts, and also to ensure that their future is safe. और इससे पहले, जैसे मैंने कहा, there was no comprehensive law available to deal with such cases. इस बिल को और ये जो एक्ट लाया गया 2024 को, it was made, as I said, it was applicable to all these agencies that I have just now mentioned. It was made not bailable, non-compoundable. Such offences were made absolutely cognizable and also liable to invite stringent punishment. अब उस बिल की डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि अभी उत्तर देने के समय भी रहेगा, लेकिन आप इस बात से तो सहमत होंगे कि हालिया जो घटनाक्रम रहा है उसका संज्ञान लेते हुए प्रधानमंत्री स्वयं ने ये निर्णय लिया कि हमें इसी विधेयक को थोड़ा और मजबूत करने की आवश्यकता. So we learned from the experience of the 2024 Act and the subsequent sequence of events, like any responsible government should do. And therefore, this amendment is being brought in to make the law more stringent, and to ensure speedy justice, so that the credibility of all these exams gets enhanced and gets reinstated. Mota isme, because then we have others to speak, and finally I'll come out with the reply. जो subsection 1 of section 10 था, उसमें था कि any person or persons involved will be liable to a punishment not less than 3 to 5 years and a fine up to 10 lakh. आज ये जो amendment लाया जा रहा है, इसके तहत the same duration of imprisonment has been made not less than 5 to 10 years and fine up to 50 lakh. The section 2 of subsection 2 of section 10, इसमें था कि service provider. Now who is service provider? Service provider also we have tried to cover a wide range so that nobody goes scot-free. I'll just read out the definition of service provider which has been provided in this amendment. Service provider means any agency, any organization, any body, any association of persons, any business entity, any company, any partnership,
or single proprietorship firm, including its associates, subcontractors and provider of support of any computer resource or any material by whatever name it may be called, which is engaged by the Public Examination Authority for the conduct of public examination. तो सर्विस प्रोवाइडर के लिए सजा पहले भी काफी मजबूत थी. देयर वाज फाइन अप टू 1 करोड़ इन दी 24 एक्ट, उसको बढ़ा करके अब 5 करोड़ किया जा रहा है. इसके साथ साथ द रिकवरी ऑफ द प्रोपोर्शनल कॉस्ट ऑफ एग्जाम, और सबसे महत्वपूर्ण कि 2024 के कानून में यह भी लिखित था कि द प्रोवाइडर विल बी बार्ड फ्रॉम कंडक्टिंग एनी एग्जाम फॉर द नेक्स्ट 4 years. उस अवधि को बढ़ा करके आज इस संशोधन के तहत 8 साल किया जा रहा है. सो एनी सर्विस प्रोवाइडर found guilty of indulging in any kind of misappropriation or malpractice which has resulted in such consequences will be debarred from conducting an exam for the next or the subsequent 8 years. इसी तरह सबसेक्शन 3 और सेक्शन 10, डायरेक्टर और सीनियर मैनेजमेंट जो उसके इंचार्ज होंगे, इवन दे विल नॉट बी स्पेयर्ड. कई बार ऐसा हो जाता है कानून में कि जो इमीडिएट हैंडलर है उसको पनिशमेंट हो जाती है. सो दिस एक्ट seeks to include all involved directly, indirectly, one way or the other, so that it sets a deterrent example also for others. So senior management persons or director के लिए the imprisonment was 3 to 10 years in the earlier act. We are increasing it to 5 to 10 years, and the fine was up to 1 crore. It has been increased to 5 crore. And finally, the organized crime committers, where there is a mafia gang found, there is a nexus found, as we have experienced. I am not accusing any government, not finding fault. As I said right in the beginning, it is a malaise, it is an issue which is being faced by almost every state and UT of this country, regardless of whichever party in power. It is happening in Punjab, it is happening in Karnataka also, whether we name those states or not. So organized crime, that is examination authority or service provider institution, whatever, in that case the imprisonment earlier was 5 to 10 years, it's been increased to 7 to 10 years, and the fine was earlier up to 1 crore, it is now proposed to be increased to 10 crore. और सबसे महत्वपूर्ण बात जिसका प्रधानमंत्री जी ने वीडियो के माध्यम से जिक्र भी किया, टू एंश्योर स्पीडी जस्टिस, वी विल हैव स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स एस्टैब्लिश्ड ओनली फॉर द केसेस डीलिंग विद अनफेयर मीन्स इन एग्जामिनेशंस. और चाहे वो स्पेशल टास्क फोर्स हो, चाहे वो सेंट्रल जैसे, बिकॉज this bill and the earlier bill also entitles the government or the authorizes the government to pass this on to any central agency or to special task force, or even when the police RC is conducting. उनके लिए section 12A has been added to this earlier bill, which provides for special fast track courts. अब उसमें भी हमने एक समय सीमा तय कर दी है. The investigation has to be completed within a span of 2 months, regardless of whether it is a central agency or a special task force. और 2 महीने के भीतर सारी जांच इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल की जाएगी, और उसके बाद जो भी ट्रायल कोर्ट होगा, जो अभी इस केस में इज गोइंग टू बी ए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, उसमें ये 3 महीने, यानी जिस दिन वारदात रिपोर्ट हुई है उस दिन से लेकर के आखिरी निर्णय आने तक 5 महीने से ज्यादा अवधि काल नहीं रहा जाएगा. सो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स इनकॉर्पोरेटेड इन दिस अमेंडमेंट. और उसके बाद भी अगर कोई अपील करना चाहे तो अपील विल नॉट बी लेस देन डबल बेंच ऑफ अ हाई कोर्ट एंड अपील विद इन 30 days. दैट टू if there are justifiable grounds to satisfy the crowd. इसके साथ ही साथ
इससे जुड़े जो और जुर्म होंगे, जो और क्राइम होंगे, दे विल ऑल्सो नॉट गो अनअटेंडेड और स्कॉट फ्री। जो हमारी भारतीय न्याय समिति के प्रावधान है उसके अंतर्गत उनका भी निवारण करने का प्रावधान रहेगा। और इसलिए मेरा ये निवेदन है कि एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विधेयक लेकर के आए हैं हम, और सरकार की प्रतिबद्धता का आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर साहब की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया कि वक्त ज़ाया ना हो तो ये जो स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है इनको स्थापित करने का भी क्रम साथ ही साथ प्रारंभ किया जाए। उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया है और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर भी। इसके साथ ही साथ अभी कल ही प्रधानमंत्री जी ने एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए एक टास्क फोर्स का भी ऐलान किया है टू रिकमेंड रिफॉर्म्स टू मेक द एग्जाम्स सिस्टम्स लीक प्रूफ। उसमें कुछ एक बड़े वरिष्ठ लोग सम्मिलित किए गए हैं who belong to the world of academics, world of technology, and who are known to have expertise and experience in these domains. Mr. Nandan Nilekani, co-founder Infosys, Mr. S. Somnath, ISRO chief, Tapan Dekka, ex-DIB, Mr. V. Kamakoti, director IIT Madras, Chennai, और इसी तरह से हमारे दो और मेंबर भी उसमें शामिल हैं, एक फॉर्मर सेक्रेटरी एजुकेशन और एक टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट। और साथ ही साथ जो राधा कृष्ण कमेटी गठित की गई थी 22 जून 2024 में, उसमें से जो मोटी मोटी 46 की रिकमेंडेशंस थी उसमें से भी लगभग 76% अर्थात 35 इंप्लीमेंट हो चुकी है। तो कहने का कुल मिलाकर के तात्पर्य है, बहुत समय ना लेते हुए, कि सरकार की नीति बड़ी ईमानदार है और ये संशोधन भी एक बड़े ईमानदाराना प्रयास के तहत लाया जा रहा है। और मुझे विश्वास है कि किसी भी दल के नेता को या किसी भी पार्टी के किसी भी माननीय सदस्य को इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। यदि आपत्ति हुई तो देश की जनता को उनसे आपत्ति होगी। धन्यवाद। श्री एन के प्रेमचंदन जी, आपने कोई संशोधन दिया है? Yes, sir. I have given an amendment to the motion moved by the Honorable Minister. Sir, this is a very important bill concerning the future generation of the country. The youth and students were on strike and the entire country is concerned about this subject matter. So very important issue. The people of the country, people in the country would like to make so many suggestions, experts would like to submit so many suggestions. So my amendment to the motion moved by the Honorable Minister is that the bill be circulated for the purpose of eliciting public opinion thereon by 1st December 2026 so that the bill can be made more fruitful. I am moving the amendment. Okay. श्री गौरव गोगोई। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। इस बिल पर प्रारंभ करने से पहले मैं आपका ध्यान असम में हुए बाढ़